दोस्तों नमस्कार। चुनाव अब अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। राहुल गांधी संविधान और आरक्षण के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेर चुके हैं और हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है और इसीलिए अब अपने उन प्यादों को वो सामने ला करके खड़ा कर रही है और उनके जरिए संविधान और आरक्षण के मुद्दे को डाइल्यूट करना चाहती है और उल्टा ही कांग्रेस पार्टी पर वो संविधान को और आरक्षण को खत्म करने का इल्जाम मढ़ना चाहती है। आज एक ऐसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले थे राज्यसभा सांसद ब्रजलाल। पहले उत्तर प्रदेश के वो डीजीपी रह चुके हैं। बीएसपी के रिजीम में मायावती जी के बेहद करीब थे, लेकिन आजकल मायावती के नाम से ही चिढ़ती है। उसकी वजह है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं और आरएसएस के साथ रहते हुए जाहिर तौर पर उन्हें, भले ही वो दलित है लेकिन दलितों से घृणा हो गई होगी, उन्हें दलितों के रिजर्वेशन से भी घृणा हुई होगी। वे दलितों को अपने नीचे रखना चाहते क्योंकि ब्रजलाल जैसे लोग भले ही अपने राजनीतिक दल में अपने आकाओं के सामने खुद प्यादे हों, लेकिन वो समाज को जानवरों की तरह हाँकना चाहते हैं। वे अपने समाज को अशिक्षित और अज्ञानी बना करके उसकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। और ये ब्रजलाल हैं, जब इन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो अपने समाज के नाम पर बड़ा ओहदा उन्होंने हासिल किया। कोरी समाज उत्तर प्रदेश में करीब 4% है और गुजरात से लेकर के महाराष्ट्र तक तमाम राज्यों में उसकी बड़ी अच्छी, बहुत मजबूत पोजीशन है। और उसी के बिना पर रामनाथ कोविंद जी पिछले राष्ट्रपति चुनाव में जीते थे, बीजेपी के जरिए राष्ट्रपति बने थे और उसी समाज की ताकत के बल पर ब्रजलाल राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन वो आज तक समाज का कभी भला नहीं कर सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जहां कोरी समाज को एससी का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो ठेकेदारी कर रहे थे वहां पर। पिछले 10 साल से केंद्र में सरकार है, 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन किसी कोरी का वो हित नहीं कर सके। पूरे दलितों का वो हित करेंगे भी क्या। आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने रिजर्वेशन के सवाल पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और कहा कि 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके कहा था कि वो इस रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है। लेकिन बड़ी सफाई से ब्रजलाल इस बात को नहीं बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने किस रिजर्वेशन की बात की। मैं ये तो नहीं मानता कि ब्रजलाल जैसे लोगों को पता नहीं होगा। हां, ये जरूर है कि उन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा होगा। वो बाबा साहब का सिर्फ नाम लेकर के राजनीति करना जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने नहीं समझा होगा। लेकिन ये जरूर जानते होंगे कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन चुनाव में मिलता है और जिस रिजर्वेशन के जरिए वो नौकरी में आए थे वो कोई दूसरा है। जिस रिजर्वेशन के जरिए वो शिक्षण संस्थानों में पहुंचे थे वो कोई दूसरा है। दरअसल नेहरू ने जिस रिजर्वेशन की बात की थी वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था और इसकी मियाद खुद ही संविधान सभा के भीतर 10 साल रखी गई थी, खुद डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में रहते हुए, निर्माता रहते हुए। और वो आरक्षण, राजनीतिक नुमाइंदगी जो विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में है, उस नुमाइंदगी को 10 साल के लिए किया गया था और हर 10 साल के बाद वो रिव्यू होता है।
जब नेहरू जी ने वो चिट्ठी लिखी तो जो आम सहमति बनी कि इसको आगे के लिए फिर से बढ़ा दिया जाए और वो आज तक चला आ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल के लिए बढ़ाया। तो क्या ये माना जाए कि नरेंद्र मोदी भी उसको रोकना चाहते थे? नहीं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन हर 10 साल पर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है वो अनलिमिटेड है, उसमें कोई समय की सीमा नहीं है। लेकिन जो लोग वर्चस्वशाली रहे हैं, जिन्हें इस देश में दलितों, पिछड़ों, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, और महिलाओं को, आदिवासियों को जानवर बना करके रखना है। अब आप जरा सोचिए उस व्यवस्था के बारे में कि जहां किसी दलित की परछाई से भी जो अपावन हो जाते हो, जिसके पानी छूने से जो पानी अपवित्र हो जाता हो, भले ही जानवर उस पानी को पीता हो, लेकिन अगर दलित उस पानी को छू भी ले तो वो अपवित्र हो जाएगा। एक ऐसी व्यवस्था ही उनको चाहिए थी। इसीलिए जब स्वाधीनता आंदोलन में एक ऐसे भारत का विचार आ रहा था, 1931 का कराची अधिवेशन, जिसमें मूल अधिकारों का प्रावधान पास हुआ, जिसमें मताधिकार को लेकर के भी यह संकल्प किया गया था कि हम देश में वयस्क मताधिकार प्रदान करेंगे बिना किसी रोक के। यानी चाहे मजदूर हो, किसान हो, अशिक्षित हो, गरीब हो, दलित हो, महिलाएं हो, हम सबको मताधिकार देंगे। पूरी दुनिया में, खास करके पश्चिम में, जहां से डेमोक्रेसी पनपती है, जहां ह्यूमन राइट की बात होती रही है, वहां पर भी सदियों लग गए महिलाओं को मताधिकार देने में, लेकिन भारत ने सभी को बराबर। और उसकी नुमाइंदगी कौन कर रहा था? उसकी नुमाइंदगी करने वाले नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंबेडकर, ये लोग थे। लेकिन जो लोग आज सत्ता में हैं, उनके पुरखे क्या कर रहे थे कि वो उस विचार के खिलाफ थे। आजादी के समय जब संविधान सभा चल रही थी, उस संविधान सभा में जब प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर अंबेडकर को, उस समय भी वो उनका विरोध कर रहे थे। करपात्री तो कह रहे थे कि एक अछूत के द्वारा लिखे गए संविधान को वो स्वीकार नहीं करेंगे। आरएसएस ने तो सीधे तौर पर लिखा कि ये संविधान हमें स्वीकार नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं है। इसीलिए अंबेडकर ने लिखा था कि हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये जो हिंदू राष्ट्रवादी हैं वो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होंगे। और कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों को, विद्वानों को, संविधान सभा में अगर संविधान के निर्माण का दायित्व दिया तो बाबा साहब ने सामाजिक न्याय के साथ उस पूरे संविधान को, और बड़ी बीमारी में, हाई ब्लड प्रेशर था, शुगर था, उस दरमियान एक लंबी मेहनत करके उस संविधान को तैयार किया। लेकिन आरएसएस कहता था कि यह संविधान विदेशी है। अरुण शौरी जैसे लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को फर्जी मनु बताया, फॉल्स गॉड बताया, थर्ड डिविजनर कहा और आरक्षण को भारत के समाज का दंश बताया। मोहन भागवत ने 2015 में बिहार चुनाव के ठीक पहले संविधान की समीक्षा की बात की। अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में बैंकर चलैया आयोग बनाया संविधान समीक्षा के लिए। हमेशा से मंशा रही बीजेपी और आरएसएस की कि संविधान को खत्म करके मनुस्मृति के आधार पर संविधान का निर्माण किया जाए, उसको लागू किया जाए, और जिसमें आरक्षण का तो कोई प्रावधान ही नहीं। लेकिन बृजलाल जिस आरक्षण के जरिए आईपीएस बनते हैं, जिस कांग्रेस के रिजिम में आईपीएस बनते हैं, वो उसी कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो आरक्षण की विरोधी है। और जो और उन्होंने सवाल उठाए, धारा 370 का मुद्दा उठाया कि वहां पर दलितों को आरक्षण नहीं है। अव्वल तो किसी भी राज्य की केंद्रीय सूची होती है, उस केंद्रीय सूची में आरक्षण का प्रावधान होता है। राज्य सूची में, माने जम्मू कश्मीर की राज्य सूची में आरक्षण का प्रावधान नहीं था, लेकिन केंद्र सूची में तो बाकायदा आरक्षण है। लेकिन झूठ बोलना, आरएसएस में जाते ही ब्रजलाल जी ये कम से कम सीख गए
ये अच्छी बात है, जहां आप जा रहे हैं उसकी तरह का होना ये जरूरी भी है। उस पर झूठ बोले और ये बोले कि वहां पर जो स्वीपर है वो आज तक स्वीपर है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं अपने प्रधानमंत्री की लिखी हुई किताब को, कर्मयोग को, जो 2007 में आई थी, वापस ले लिया गया उसको। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सवाल पूछा था कि सदियों से ये जो स्वीपर समाज है, जो मल ढोने वाला है, वो क्यों मल ढो रहा है? क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर वाल्मीकि समाज को मल ढोने में आध्यात्मिक सुख मिलता है तो आरएसएस के लोग क्यों नहीं इस सुख को उठाते हैं? ब्रजलाल जी इस सुख को क्यों नहीं उठाते हैं? नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अमित शाह इस सुख को क्यों नहीं उठाते हैं? ये खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था, लेकिन इसको ब्रजलाल नहीं कोट करेंगे। और ये ब्रजलाल तो वो है जो हाथरस में जब दलित बेटी का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई, उस समय उस सामंतवादियों के साथ खड़े हुए थे, बीजेपी सरकार को बचाने में खड़े हुए थे और दलितों के साथ गद्दारी कर रहे थे। सियासत आप करिए, आपको मुबारक, लेकिन समाज के साथ गद्दारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई समाज आपको माफ नहीं करने वाला है। यह बात ब्रजलाल जैसे लोगों को, तमाम लोगों को यह समझ लेनी चाहिए कि यह समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। आपको और कुर्सियां मुबारक। ये जिस दलित की बात कर रहे हैं, रोहित वेमुला की जब सांस्थानिक हत्या कर दी गई तब ब्रजलाल की जबान नहीं खुली थी। और वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में आरक्षण दिया धर्म के आधार पर। पहले तो अव्वल रूप से झूठ, जेडीएस ने वो आरक्षण किया था जिसके साथ अभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। और ये कहते हैं कि धर्म के आधार पर बाबा साहब ने आरक्षण का विरोध किया था। अरे ये तो खुद मुसलमानों ने, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के भीतर कहा था कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए क्योंकि हम एक और विभाजन नहीं चाहते। धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर भी आरक्षण नहीं है। ब्रजलाल जैसे लोग क्या कान में तेल डाल करके नहीं बैठे हैं? ईडब्ल्यूएस किया गया 2019 में, तब भी ब्रजलाल बीजेपी में थे, लेकिन आज तक आर्थिक आधार पर आरक्षण का विरोध उन्होंने नहीं किया, उनकी जबान से नहीं निकला। ये इस पर कब बोलेंगे ब्रजलाल? ये जो अपनी पार्टी, अपने संगठन, अपने और कुर्सी के लिए, पद के लिए समाज को दांव पर लगाना, गुमराह करना, ये दुरुस्त नहीं है। कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो उस पूरे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन पूरे तौर पर झूठ परोसा गया। और ये जो ब्रजलाल जी जो कह रहे हैं, अपने अब सरकार को, पार्टी को बचाने के लिए आगे आए हैं, लेकिन उनके मुंह पर पट्टी बंधी रहती है जब दलितों का आरक्षण निजीकरण के जरिए खत्म कर दिया जाता है। सारे ठेके पर नौकरियां गई, लेकिन ब्रजलाल का मुंह नहीं खुलता है। ब्रजलाल का मुंह तब भी नहीं खुलता है जब गुजरात में एससी एसटी जो फंड था वो प्रचार पर खर्च कर लिया गया। जो फेलोशिप के लिए समाज कल्याण मंत्रालय का जो फंड था, उसमें से 60% महिलाओं के लिए जो फंड था उसका करीब 60% प्रचार पर खर्च कर लिया गया, उसी योजना के प्रचार पर। लेकिन धकेल दिया गया दलित बच्चों को स्कूलों से बाहर। तब ब्रजलाल जैसे लोग नहीं बोलते। खैर, शुक्रिया।